राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में आपको कॉमर्शियल अरिथमेटिक सब्जेक्ट का क्लास 11th का वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं चेक किया है तो वो ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉमर्शियल अरिथमेटिक का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया गया है। 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 के लिए पूरा बताया गया क्वेश्चंस। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटेंसी का क्लास 11th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाता है और बाकी तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है जो आपको याद कर लेना होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली। वो कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछा जाता है। वो इटली के रहने वाले थे, ठीक है ना। और उनका एक बुक पब्लिश्ड हुआ था, वो 1494 में एक बुक पब्लिश्ड हुआ था। वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली, यानी हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो लुकास पेसियोली है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश्ड, यानी पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1494, यानी 1494 में। 1494 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन अ बिजनेस इज नोन एज, यानी लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन होता है, ठीक है ना। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आप सारा जो प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट होता है, यानी जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद होता है ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सब सारा चीज़ आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में ही इसको बताते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फुल फॉर्म ऑफ गैप इज़, तो गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसका गैप का फुल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। और 2019 में जो है 50 क्वेश्चंस दिया जाता था, लेकिन अभी जो है आपका टोटल 40 क्वेश्चंस पूछा जाता था। और इसमें कुछ कुछ चैप्टर भी अभी हटा दिया गया है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो है अभी 2023-24 के जो सेशन था उसमें से हटा दिया गया है। और कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछा जाता था, वो भी आपको हटा दिया गया है। तो लेकिन हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी दोहरा पहलू धारणा के अनुसार क्या सही है। तो ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट्स होता है, यानी कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को जोड़ देंगे वो एसेट्स के बराबर होना चाहिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा, यानी दोहरा पहलू धारणा के अनुसार पूंजी जोड़ दायित्व बराबर होता है संपत्तियाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू, यानी स्वामी को व्यापार का लेनदार डैश के कारण माना जाता है। व्यापार का लेनदार इसलिए माना जाता है क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, इकाई अवधारणा के अनुसार। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है यानी स्वामी और व्यवसाय दोनों का अस्तित्व जो है वो अलग अलग होता है, यानी एग्जिस्टेंस जो है दोनों का वो अलग अलग होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है। तो यानी इकाई अवधारणा के हिसाब से एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, यानी स्वामी को व्यापार का इसीलिए लेनदार इकाई अवधारणा के कारण माना जाता है, ठीक है ना, एंटिटी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है टोटल आपका 32 स्टैंडर्ड्स है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीसरा दिया गया है एज पर AS3 बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलते हैं, रिवाइज्ड दिया गया है, ठीक है ना। AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोला जाता है, यानी लेखांकन प्रमाप 3 संशोधित। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बोले थे तो माफ़ कीजिएगा। तो आपको बता दिया एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा AS3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सभी को पता है आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन सही है। तो एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल नहीं हो सकता, एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी ये भी नहीं हो सकता, लाइबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स ये भी नहीं होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका इक्वेशन होता है वो होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है। तो यहाँ पर जो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी अगर कर देते हैं तो कैपिटल निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। फुल फॉर्म ऑफ IFRS, तो इसका फुल फॉर्म होता है IFRS का इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि ट्रांजेक्शन मीन यानी लेन देन का अर्थ क्या होता है। लेन देन का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए जैसे लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली, लेकिन इसमें लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन जो आप लोग को ये भी समझा ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया तो कौन सा इक्वेशन सही है, तो आपको ये याद रखना है सिर्फ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है। ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन सिर्फ याद रखना है। तो इसके हिसाब से जो है आपको अगर कैपिटल अगर फाइंड आउट करना है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है तो आप लिख सकते हैं इसमें से एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो वही आपको याद दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। और फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका एक राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो लेफ्ट कोई भी अकाउंट जो है होता है वो टी शेप में होता है, यानी आपका ये टी शेप है, ठीक है, टी शेप में है। तो आपको पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका होता है डेबिट साइड, यानी DR जिसको बोलते हैं डेबिट, यानी डेबिट साइड। और ये आपका राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है, यानी क्रेडिट CR बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट पक्ष यानी डेबिट साइड होता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स, द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट जो है वो क्या होता है, गिवर होता है। गिवर होता है मतलब देने वाला, यानी अमाउंट पेबल देय राशि, तो यानी देय राशि हो जाएगा। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट से बताता है देय राशि यानी अमाउंट पेबल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी। ठीक है ना, गुड्स अगर आप चैरिटी में दे देते हैं तो कौन सा अकाउंट में आप इंटर्ड करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री अगर आप बनाते हैं गुड्स गिवन अवे इन अ चैरिटी, तो इसका एंट्री हो जाता है चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है।
टू परचेज अकाउंट होता है, ठीक है ना। टू विच अकाउंट वुड बी एंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो किस में डालते हैं उसको, परचेज अकाउंट में। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी क्रय खाता। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो इसका कौन सा अकाउंट पूरा डेबिटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में तो इसका अगर आप एंट्री करेंगे कैरेज का, तो यानी कैरेज इनवर्ड भी लिखेंगे आप इसको, कैरेज की जगह कैरेज इनवर्ड लिखिए। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कैरेज इनवर्ड खाता, यानी फर्नीचर ढुलाई के लिए भाड़ा दिया, इसके लिए कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो कैरेज इनवर्ड को डेबिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, क्वेश्चन नंबर 16। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी बैंक के ग्राहकों को द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है बैंक के ग्राहकों द्वारा, यानी कस्टमर ऑफ द बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का वैसे यहाँ पर दिया गया है बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। तो टोटल एंड बैलेंस दोनों मेथड से बनाया जाता है। तो ऑप्शन वैसे तो 3 मेथड है यहाँ पर, बैलेंस होता है, टोटल होता है, एक मिक्स्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया 2 ही ऑप्शन दिया गया, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टोटल एंड बैलेंस मेथड बोथ, यानी दोनों से ही प्रिपरेशन किया जाता है ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तलपट बनाने की विधियां हैं शेष विधि, योग विधि, यानी योग और शेष विधि दोनों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये हम लोग अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में पूछा गया था, और सारे क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस से बता रहे हैं। आपको एक सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, क्लास 11 के लिए, उसको भी जाके आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल में, जाके जरूर देख लीजिए। और फिलहाल अभी अकाउंटेंसी का सीरीज़ शुरू किया है, अकाउंटेंसी जैसे खत्म होगा बीएसटी का शुरू करूँगा, तो एक एक करके आप लोग जरूर देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ ₹650 वॉज एंटर्ड इन हिज अकाउंट ₹500, नाउ राजू अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, यानी देखिए जो सोल्ड हुआ था 650 का हुआ था, लेकिन लिखा गया 500 रुपये, तो ये जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से दिया गया है। तो 650 या 50 है, तो कितना का कम है आपका अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, 150 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर वो रखे राजू अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 का एक रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा, तो इसलिए एंट्री हो जाएगा राजू विल बी डेबिटेड बाई ₹150। आगे बढ़ते हैं, सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड इफेक्ट, तो ये कौन सा अकाउंट को इफेक्ट करेगा, सेल्स टू राम 500 था, पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹50 वुड इफेक्ट, तो राम का अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा कितना से, 50 लिख दिया गया था, तो 450 से इफेक्टेड होगा, तो राम का अकाउंट, तो इसलिए एंट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राम्स अकाउंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, तो डिप्रिसिएशन बनाने का वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन पॉपुलर 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन उसका। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी प्रारंभिक लागत पर किया जाता है, ठीक है ना। तो सरल रेखा विधि से ह्रास को प्रभावित किया जाता है प्रारंभिक लागत पर, ओरिजिनल कॉस्ट पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ₹2,50,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू इज ₹15,000, डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 10% अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड विल बी, तो रिटन डाउन वैल्यू इसको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसमें जो है ओरिजिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 2.5 लाख का, स्क्रैप वैल्यू दिया 15,000 का, डिप्रिसिएशन पूरा सेकेंड ईयर, डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर 10% के हिसाब से अगर चार्ज किया जाता है तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कितना होगा। तो एक होता है ओरिजिनल में अगर आप इसको निकालते, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। 2,50,000 में से 15 माइनस करते हैं और इसका एस्टिमेटेड लाइफ दिया रहता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा कि स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है खाली वो देखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ओरिजिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 2.5 लाख का, इसमें आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, यानी लेस करना है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%,
आपको सेकेंड ईयर का पूछा है कि डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर का 10% के हिसाब से चार्ज होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर का अगर डिप्रिसिएशन पूछा जाता है तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 10% यानी 25,000 होता है। तो 25,000 होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,25,000 रुपया। यह आपका बैलेंस हो गया, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का था। अब सेकेंड ईयर का फिर से आप कैलकुलेट कीजिएगा, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। फॉर सेकेंड ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो 2,25,000 का 10% यानी 22,500 रुपये। आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन पूछा था तो सही आंसर हो जाएगा 22,500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर थर्ड ईयर का पूछता तो 3, 5, अगर थर्ड ईयर का पूछता तो इस वैल्यू पे निकालते 10%, यानी कितना हो जाता है 20,250 हो जाता है ये थर्ड ईयर का, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या पूछा है, सेकेंड ईयर का, तो सही आंसर हो जाएगा 22,500, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, स्थिर रहती है। जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में 2.5 लाख अगर 1 लाख की मशीन का दाम है और 10% अगर दिया हुआ है तो हर एक साल का डिप्रिसिएशन 10-10 हज़ार का ही चार्ज होगा, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। एक संपत्ति के मूल्य में किसी कारण होने वाले धीरे धीरे और स्थायी कमी को कहते हैं ह्रास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन वर्थ ₹50,000 इन कैश विल बी। तो आपको एक जर्नल एंट्री यहाँ पर बहुत सारा जर्नल एंट्री बना के दिया, कौन सा सही है वो बताना है आपको। परचेज कर रहे मशीनरी, तो मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है। कैश जो है वो भी रियल अकाउंट है, तो मशीनरी कम्स इन हो रहा है। रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी कम्स इन हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश गोज आउट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड। नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरी का बेकार हो जाना कहलाता है ऑब्सोलेशंस, यानी अप्रचलन बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑब्सोलेशंस। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 20,000 फॉर 3 मंथ्स, द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। तो एक्स ने एक बिल लिखा वाई के ऊपर, यानी एक्स हो गया ड्रॉवर और वाई हो गया ड्रॉई। एक्सेप्ट किया 20,000 का बिल को 3 महीना के लिए। मैच्योरिटी डेट क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर जो है 1 जनवरी को बिल लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। 1 जनवरी को बिल लिखा गया है, 1 जनवरी 2011 को बिल लिखा गया ये, ठीक है ना। तो 3 महीने का टाइम दिया गया, फॉर 3 मंथ्स दिया गया है 1 जनवरी को। नेक्स्ट वाला जो टाइम होगा वो होगा 1 फरवरी का, 1 फरवरी 2011, फिर 1 मार्च का होगा और फिर 1 अप्रैल का होगा। 1 अप्रैल 2011 तक आपको वेट करना है, और इसमें 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है, 3 डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल प्लस 3 अप्रैल यानी 4 अप्रैल का डेट हो जाएगा। 4 अप्रैल 2011 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 अप्रैल 2011, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन। अगर कोई मतलब मान लीजिए हॉलीडे आ जाता है, संडे आ जाता है, तो जो बिल का डेट होगा वो नेक्स्ट डे होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का आकस्मिक छुट्टी होने पर परिपक्वता तिथि होती है आगामी दिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय ड्रॉवर। जिन्होंने बिल लिखा है वही पे करेंगे नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी डैश द्वारा नोटरी पब्लिक को नोटिंग व्यय का भुगतान किया जाता है आहर्ता द्वारा, यानी जिन्होंने बिल लिखा है ड्रॉवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अकाउंटेंसी का सारे क्वेश्चन आपको बता रहे 2019 में किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी एक एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि इफ़ अ पेमेंट इज़ नॉट मेड ऑन बिल ऑन द ड्यू डेट देन इट इज़ कॉल्ड डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। यदि विपत्र का भुगतान देय तिथि को नहीं होता है तो इसे कहते हैं विपत्र का अनादरण, ठीक है ना, डिसऑनरिंग ऑफ बिल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 में हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो
तीन पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और एंडोर्सी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर, यानी सकल लाभ का मतलब होता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बिक्री कितना हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि विक्रय का लागत क्या है। तो उन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं तो पता चल जाता है कि सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बस अब टर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना। तो ये होता है फिक्टिशियस एसेट्स होता है, प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर बट्टा आदि उदाहरण है कृत्रिम संपत्तियों के लिए। तो जो भी हम लोग का फिक्टिशियस एसेट्स होता है ये हम लोग का बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और जो लिक्विड एसेट्स होता है वो भी बैलेंस शीट में रहता है, लेकिन वो क्या लिक्विड एसेट्स में क्या आता है, कैश आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आता है, ये सब दिखाया जाता है। और करंट एसेट्स में आपका करंट एसेट्स में भी कैश लिखेंगे, और डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब सारा चीज़ आता है। वेस्टिंग एसेट्स में जो है वो एसेट्स होते हैं लेकिन उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, नोट करके दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपका, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी समायोजित क्रय का मतलब होता है शुद्ध क्रय जोड़ प्रारंभिक रहतियाँ उसमें से घटाओ अंतिम रहतियाँ। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज चार्ज टू। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चार्जेस है, क्योंकि ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चा लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में भी नहीं लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है पैकेजिंग की लागत को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 में पूछा गया है कि वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू। वेजेस पहले लिखा हुआ है, वेज एंड सैलरी, तो वेज अगर पहले लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर सैलरी पहले लिखा रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट सही हो जाएगा। मजदूरी और वेतन को डेबिट किया जाता है व्यापारिक खाते में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से 42 में जो है आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है, समझना है और उसके हिसाब से आंसर आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि नेट परचेज का मतलब क्या हुआ। नेट परचेज का मतलब यहाँ पर होता है नेट परचेज। क्वेश्चन नंबर 36 नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से अगर परचेज रिटर्न अगर माइनस कर दिया जाता है, यानी परचेज जितना भी होगा, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको परचेज दिया रहेगा, परचेज कितना है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा परचेज रिटर्न, या फिर उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो भी टर्म लिखा रहेगा वो आपको देखना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं आपका परचेज कितना है क्वेश्चन में आपको परचेज दिया हुआ है, देखिए परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है। परचेज जो है वो 30,000 का है, परचेज जो है आपको दिया गया है 30,000 का, और रिटर्न आउटवर्ड जैसे रिटर्न्स लिखा हुआ है, तो परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न 1000 का दिया है तो नेट परचेज आपका हो जाएगा 29,000 का, ठीक है ना। परचेज जो है नेट परचेज हो जाएगा 29,000 का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में नेट सेल्स पूछा गया, तो उसी तरह से जितना आपका सेल्स होगा उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। 37 में आपसे पूछा गया है कि नेट सेल्स क्या होगा, तो जितना आपका सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। तो सेल्स आपका दिया गया है यहाँ पर 50,000 का सेल है, तो सेल जो है वो 50,000 का है, और सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होता है, 3,000 का दिया हुआ है, तो 50,000 में से 3,000 माइनस कीजिएगा तो 47,000 हो जाएगा। तो 47,000 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। और नेट सेल्स जो है आपका 47,000 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अगर 18,000 होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालने के लिए दिया गया है। तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, 37, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में सिंपल तरीक़ा से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डेबिट साइड बना लीजिए और एक क्रेडिट साइड बना लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 10,000 का, रफली बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, कैश नहीं लिखते हैं। परचेज मेरे को यानी नेट परचेज चाहिए, तो नेट परचेज हम लोग कितना हो गया था 29,000 का। सेल्स नहीं चाहिए, नेट सेल्स चाहिए हम लोग को। 50,000 में से 3,000 माइनस किए थे तो 47,000 आ गया था। क्लोजिंग स्टॉक बोला था कि 18,000 का होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही दिया हुआ है 3,000 का, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 3,000 का, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब इसको देखना होगा डेबिट का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। तो ये 29, 32 और 10 42, यानी डेबिट का टोटल कम है यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला था इसलिए आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा। 8 7 15, 4 2 6, 65,000 आ रहा है। इधर भी लिख दीजिएगा 65,000। तो 29, 32 और 10 42 हो जा रहा है। तो 65,000 में से 42,000 माइनस कर दीजिएगा, तो ये 23,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 23,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूछा गया था। तो आपका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 23,000, जो हम लोग का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि रिजर्व ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। तो डेटर जितना होगा उसका 5% निकाल दीजिए। डेटर का जो भी वैल्यू है, तो डेटर आपको दिया गया है, यहाँ पर डेटर आपको दिया गया है 20,000 रुपये का। तो 20,000 का 10% अगर निकालते हैं तो 2,000 आता है। 2,000 का आधा कर दीजिएगा तो 1,000 आ जाएगा, यानी 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1,000। 39 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 6,000। 6,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 600 आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हम लोग कहाँ तक, 42 तक बनाना है ना, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं हम लोग, विल बी शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए क्वेश्चन नंबर 42, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो DBMS का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया कि पंच कार्ड इज। तो पंच कार्ड जो होता है एन इनपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए, वर्ड प्रोसेसर के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ऑल ऑफ दीज। यानी व्यवसाय में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र, वर्ड प्रोसेसर है, सम्मक पर आधारित प्रबंध है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए क्वेश्चन 46 में, इफ़ द एल्गोरिदम इज पुट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम इट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यानी प्रवाह चित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए क्वेश्चन 47 में, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट। तो इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने बीट से एक बाइट का निर्माण होता है, तो 8 बीट से, ठीक है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि विच इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड को हम लोग बोलते हैं, कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स वेजेस एंड सैलरी सीट ऑफ द 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्यूरेटली एंड क्विकली इज़ पेरोल अकाउंटिंग बोलते हैं उसको, जो हम लोग टैली में पढ़ते हैं, ठीक है ना, पेरोल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, टैली इज, यानी टैली जो होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी लेखांकन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक चीज़ बता दे रहे, ये जो भी हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ लिए अभी, ये आपका बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए था, क्योंकि अब जो है कंप्यूटर का आपको नहीं पूछता है क्वेश्चंस, तो कोई बात नहीं है, आप बस नॉलेज के लिए अपना रखिए। नॉलेज तो कुछ जो आपको मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है। जो आपको कोई भी अगर पूछ देता है तो इस तरह क्वेश्चन, तो आप बता पाएंगे।
और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से जो भी क्वेश्चन था वो भी आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका सिलेबस से हटा चुका है अभी, लेकिन उस समय पूछा था तो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिए 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको 2019 का सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको नए नए वीडियोस आपको मिलेगा, अकाउंटेंसी का ही मिलेगा। अभी 2019 के बाद 2020 का वीडियो बहुत ही जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।